Good morning, all my dear students. I am Vijendra Jain. Welcome you in my class, and today I am here with this very first video of chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. Conservation of Plants and Animals. This chapter is about कि हम उनको कैसे एनिमल्स और प्लांट्स को हम कैसे कंजर्व करेंगे, हम कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। और स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये कांकरिया ज़ू का विज़िट लिया होगा, आपने भरतपुर सेंचुरी का नाम सुना होगा, इसके बाद यहाँ नल सरोवर का नाम आपने सुना होगा, देन आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व्स, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। इवन यू हैव सीन इन द टीवी दैट नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी के जिस पर ग्रेट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हम देखते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। अब एज वी नो अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ये तो हमको पता है कि प्लांट्स पर मतलब अर्थ पर काफ़ी वेराइटीज़ में बर्ड्स और काफ़ी वेराइटीज़ में एनिमल्स और काफ़ी वेराइटीज़ में यहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, राइट। दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। और ये भी हमको पता है कि वो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो उनका जो सर्वाइवल है मैनकाइंड के लिए, उनका मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए उनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। सो टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। अब ये तो आपको पता है कि भाई डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को कम करते जाना, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ये तो हमको पता चल गया कि व्हाट अबाउट डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की डिफाइन क्या होगी? द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब ऑब्वियस की बात है, जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो प्लांट्स कहाँ होंगे, ट्रीज़ कहाँ होंगे, बर्ड्स कहाँ होंगे और एनिमल्स कहाँ होंगे। अब इसके जो कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ फॉर डिफॉरेस्टेशंस आर प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़। ये भी आपने सुना होगा कि जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, जब से ये रेवोल्यूशन आया है तभी से मतलब फॉरेस्ट की जो कटिंग है वो स्टार्ट हो गई है, यूजिंग वुड एज अ फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर एट्सेट्रा। ये सारे तो मैन मेड हैं। ये सारे जो कॉजेज़ हैं वो मतलब ह्यूमन बींग्स के थ्रू होते हैं। अब कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं। नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशंस आर फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट। सी सम पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि द नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशंस आर फॉरेस्ट फायर। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा दैट अमेज़न के जंगलों में अभी आग लग गई थी, राइट। तो वो फॉरेस्ट फायर है। ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना, कभी कभी बाढ़ आ जाना वहाँ पर आसपास, अगर फॉरेस्ट के आसपास ओशियन है या रिवर है उसमें बाढ़ आ जाना। सो दिस आर द नेचुरल कॉजेज़। अब ये जो फॉरेस्ट मतलब इसकी कंसिक्वेंस क्या है? अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर दैट इज़ कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो व्हाट अबाउट कंसिक्वेंस? तो कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर क्या होंगे कि इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। और फॉरेस्ट नहीं होंगे, ट्रीज़ और प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर पॉल्यूशन लेवल भी क्या होगा, इसका अप जाएगा, राइट। तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी ये क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। और ये भी हमको पता है, हमने हमारे जो भी मतलब एल्डर्स होंगे उनसे हमने ये सुना है कि ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है कि इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज़ कंटिन्यूसली, अगर हम ट्रीज़ को कंटिन्यूसली कट करेंगे तो जो रेनफॉल है वो भी कम हो जाएगा और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो भी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। सॉइल इरोजन एंड डिक्रीजेस इन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले इंक्रीज
टेम्परेचर, राइट। सबसे पहले तो क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ increases in the level of carbon dioxide in the atmosphere, leading to global warming, lowering of groundwater level, disturbs the balance in nature, decreasing in rainfall leading to drought, soil erosion and decreases in soil fertility leading to deforestation. इसके बाद decrease in water in the water holding capacity of soil leading to floods. अब प्लांट डाइऑक्साइड, ये भी हमको पता है कि प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. वो क्या करता है, सनलाइट को यूज़ करके और एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल में से वाटर को यूज़ करके फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी प्लांट अपने खुद के लिए खाना बनाता है जिसको हम फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट. तो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीजिंग अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर. दिस विल लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है. तो द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल. इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ड्रॉट. जिसकी वजह से क्या होता है, कम रेनफॉल होगा तो सूखा पड़ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट. डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़. यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. हमने स्टैंडर्ड 7th में पढ़ा था कि हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. Fewer trees results in more soil erosion. Removal of top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into deserts, और इसी को हम क्या बोलते हैं, desertification. इसका मतलब कि soil जो है decrease in the water holding capacity of soil leading to floods, soil erosion and decreased soil fertility leading to डिसर्टिफिकेशन, राइट. तो ये थे कंसिक्वेंस ऑफ सॉइल डिफॉरेस्टेशन. ये हमने क्या देखे, कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन की जो कंसिक्वेंस है वो क्या है, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ा देता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. Decrease in rainfall leading to drought, soil erosion and decrease in soil fertility leading to the desertification, decrease in the water holding capacity of soil leading to floods. Now our next topic, that is conservation of forest and wildlife. Now our next topic, that is conservation of forest and wildlife. अब ये तो हमको पता चल गया कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. व्हाट अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब अगर हमको उनको बचाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा. तो ये हमने अभी कांकरिया ज़ू की मैंने आपसे बात की थी. इसके बाद भरतपुर सेंचुरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, नेशनल पार्क जो वहाँ पर है उसके बारे में भी बताया था मैंने. तो यहाँ पर forest and wildlife can be conserved by setting up areas like biosphere, reserve, wildlife sanctuaries and national park etc. यानी हम क्या करते हैं कि फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व बाय सेटिंग अप एरियाज. यानी वहाँ पर एक काफ़ी बड़े बड़े एरियाज बना दिए जाते हैं लाइक बायोस्फीयर, रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. अब बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर is that part of the earth in which living organism exist or which supports life. Biosphere क्या है, biosphere is that part of earth in which living organism exist or which supports life. Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. यानी ये बायोस्फीयर है. बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होंगे, ये आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्ट लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशन लाइफ ऑफ दियर ट्राइबल्स लिविंग हेयर, राइट.
तो व्हाट अबाउट द बायोस्फीयर, फिर से मैं बता दूं कि बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment, right. इसके बाद हमने क्या देखा कि टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फ्यूना. अब ये फ्लोरा और फ्यूना क्या है इसको भी मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा. हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन earmarked, right. Plantation, cultivation, grazing, felling tree, hunting and poaching are prohibited here. यानी ये जो बायोस्फीयर होंगे, ये जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं फ्लोरा और फ्यूना के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं. कौन कौन सी? ईयर मार्क्ड, प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर. ये सारी एक्टिविटीज़ हम वहाँ कर सकते नहीं हैं. तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व क्या होंगे? आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड. यानी बायोस्फीयर जो है इज अ लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग हेयर. इसके बाद नेशनल पार्क क्या होंगे? व्हाट अबाउट द नेशनल पार्क? तो नेशनल पार्क आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. यानी नेशनल पार्क क्या होते हैं कि जहाँ पर जो एनिमल्स होंगे, जहाँ पर जो प्लांट्स होंगे, जहाँ की जो ट्राइब्स होंगी, वो उस नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क्स एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज्ड द हैबिटेट्स एंड नेचुरल resources. Then after, what about the wildlife sanctuary? Wildlife sanctuaries are areas where animals are protected from any disturbance to them or their habitat. आपने देखा होगा अगर हम किसी ऐसे एरिया में जाते हैं कि जहाँ पर जाना मना हो, वहाँ पर पहले ही एक रेड कलर का बोर्ड लगा होगा, राइट. तो ये सारी चीज़ें, ये जो था ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था कि जो हम किससे कर सकते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व से, नेशनल पार्क से एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, राइट. कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज वो भी क्या करती हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. द गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. यानी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी रिलीज़ होती हैं. गवर्नमेंट भी ये जो वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनकी देखभाल करते हैं. Wildlife sanctuary, national park and biosphere reserves etc. are protected by government. Protected areas for conservation of plants and animals present in that area. यानी ये जो बायोस्फीयर, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ क्या हैं? ये एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के एरियाज़ हैं, अलग अलग तरह के एरियाज़ हैं. और यहाँ पर वो अपने हिसाब से, अपने हैबिटेट के हिसाब से फ्रीली वहाँ पर रह सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द conservation of forest and wildlife. Now let's start our next topic. See, in the pictures you have seen some areas about that biosphere reserve, इसके बाद national parks and wildlife sanctuaries. Now our next topic, that is biosphere reserve. Biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. Biosphere reserves may also contain other protected areas in it. जैसे कि एक एग्जांपल है पंचमढ़ी. पंचमढ़ी जो है एक वो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, राइट. द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट one national park named Satpura and 2 wildlife sanctuaries named Bori and Panchmadi, right. Biosphere reserve क्या है? Biosphere reserve are large areas of protected land for conservation of biodiversity and the traditional life of the tribals living there. इसके बाद biodiversity क्या है? Is the variety of plants, animals and microorganisms found in the area.
The Panchmadi Biosphere Reserve consists of National Park called Satpura and 2 wildlife sanctuaries called Bori and Panchmadi, right? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व एक एग्जांपल हमने कौन सा लिया है, पचमढ़ी का. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ अ नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड बोरी एंड पचमढ़ी. नाउ in last topic we have seen flora and fauna. So what about the flora? तो flora are the plants found in a particular areas. हर तरह का प्लांट हर तरह सर्वाइव नहीं हो सकता, हर जगह ग्रो नहीं हो सकता. So what about the flora? तो flora are the plants found in a particular area. Fauna are the animals found in particular areas. For example, the flora of Pachmadi consists of sal, teak, wild mango, jamun, silver ferns, etc. The fauna of Panchmadi consists of wild dog, cheetah, wolf, leopard, blue bull, फिर barking deers, etc. तो ये थे flora and fauna. Flora का मतलब क्या होगा कि flora are the plants found in a particular area and fauna are the animals found in particular area. पंचमढ़ी नेशनल पार्क की या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करूं तो वहाँ पर फ्लोरा क्या है, तो साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फंस एट्सेट्रा. और फ्यूना क्या है वहाँ पर, तो वाइल्ड डॉग हैं, चीता, वॉल्फ, लेपर्ड एंड ब्लू बुल, बार्किंग डियर एट्सेट्रा जो है वहाँ पर फ्यूना है. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को ये सारे जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं वो आप सभी को समझ में आए होंगे. सबसे पहले एक बार मैं छोटा सा रिवीजन दे दूं कि ये जो चैप्टर है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है. यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़. डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशंस क्या हैं. इसके बाद हमने ड्रॉट के बारे में देखा, डेजर्टिफिकेशन के बारे में देखा. इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, बायोस्फीयर एरियाज़ के बारे में हमने देखा, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, पचमढ़ी के बारे में मैंने आपको बताया, फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में बताया. तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.